तो कैसा चल रहा है पढ़ाई आप लोगों का? बढ़िया। आज हम पढ़ेंगे माइक्रो बॉडीज। क्या पढ़ेंगे? माइक्रो बॉडीज। पिछले क्लास में हम पढ़ चुके हैं साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन में हम पढ़े हैं सीलिया, फ्लैजिला, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, है ना, और उसके अलावा सेंट्रिओल। आज हम शुरू करते हैं माइक्रो बॉडीज। तो हेडिंग देंगे माइक्रो बॉडीज। इस माइक्रो बॉडीज में क्या क्या आएगा? तो इस माइक्रो बॉडी में आता है स्फेरोजोम, परऑक्सीजोम्स, ग्लाइऑक्सीजोम्स, उसके अलावा ग्लाइऑक्सीजोम। ठीक है, तो ये सब चीज आता है कहाँ पे? माइक्रो बॉडीज में। कहाँ पे? माइक्रो बॉडीज में। अब बात आता है ये माइक्रो बॉडी प्रेजेंट कहाँ पे होता है सर? तो ये माइक्रो बॉडी प्रेजेंट होता है फंजाई में, प्लांट्स में, प्रोटोजोआ में, एनिमल्स में, है ना, और ह्यूमंस के लीवर में भी ये प्रेजेंट होता है, किडनी सेल में भी ये प्रेजेंट होता है। क्या? माइक्रो बॉडीज। तो माइक्रो बॉडीज के लिए लिखिएगा प्रेजेंट इन सेल्स ऑफ प्रोटोजोआ, 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 फंजाई, प्लांट्स, फंजाई, प्लांट्स, लीवर एंड किडनी सेल। क्या? लीवर एंड किडनी सेल्स। तो लीवर और किडनी सेल्स में भी ये प्रेजेंट होता है। उसके अलावा अगर इसके आप साइज को देखिएगा, क्या अगर इसके साइज को देखिएगा तो इसका साइज होता है 0.3 to 1.5 माइक्रोमीटर। कितना होता है? 0.3 to 1.5 माइक्रोमीटर। इसका साइज होता है 0.3 to 1.5 माइक्रोमीटर। कितना? 0.3 to 1.5 माइक्रोमीटर। हम सबसे पहला देखते हैं माइक्रो बॉडी, और इसको कहते हैं स्फेरोजोम। क्या कहते हैं? स्फेरोजोम। तो हेडिंग दीजिएगा स्फेरोजोम। ये जो स्फेरोजोम है ना, ये सिर्फ प्लांट में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? सिर्फ प्लांट में पाया जाता है। ठीक है, ये माइक्रो बॉडीज का एक टाइप है स्फेरोजोम, जो सिर्फ प्लांट में ही पाया जाता है। तो लिखेंगे प्रेजेंट ओनली इन प्लांट, प्रेजेंट ओनली इन, प्रेजेंट ओनली इन प्लांट्स। क्लियर? ये कहां पाया जाता है? सिर्फ प्लांट्स में पाया जाता है। इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है लिपिड स्टोरेज एंड प्लांट लाइसोसोम के जैसा ये एक्ट करता है। क्या? ये लिपिड का स्टोरेज करता है और प्लांट लाइसोसोम के जैसा एक्ट करता है। तो इसका फंक्शन है लिपिड स्टोरेज, लिपिड स्टोरेज एंड प्लांट लाइसोसोम। क्या? प्लांट लाइसोसोम के जैसा ये एक्ट करता है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट में आइए। तो नेक्स्ट माइक्रो बॉडीज आ जाएगा क्या? परऑक्सीजोम। क्या आ जाएगा भाई? परऑक्सीजोम। तो परऑक्सीजोम। अब परऑक्सीजोम जो है ना, ये दोनों में प्रेजेंट होता है। ये प्लांट और एनिमल दोनों में प्रेजेंट होता है। तो लिखेंगे प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल, प्रेजेंट इन प्लांट एंड एनिमल, प्रेजेंट इन प्लांट एंड एनिमल। ये प्लांट और एनिमल दोनों में प्रेजेंट होता है। इसका फंक्शन क्या है? तो ये बीटा ऑक्सीडेशन में इन्वॉल्व होता है। क्या? बीटा ऑक्सीडेशन में इन्वॉल्व होता है। फैटी एसिड के बीटा ऑक्सीडेशन में इसका इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, मतलब प्लांट्स में बीटा ऑक्सीडेशन होता है फैटी एसिड का। जब हम प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे कि कैसे ये बीटा ऑक्सीडेशन में इन्वॉल्व होता है। फैटी एसिड के बीटा ऑक्सीडेशन में इन्वॉल्व होता है कौन? परऑक्सीजोम। कौन भाई? परऑक्सीजोम। उसके अलावा ये प्लांट में क्या करता है? यहां पे चलता है फोटो रेस्पिरेशन। क्या चलता है? फोटो रेस्पिरेशन। और फोटो रेस्पिरेशन को कहते हैं ग्लाइकोलेट पाथवे। क्या कहते हैं? ग्लाइकोलेट पाथवे। तो जब हम प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो बीटा ऑक्सीडेशन देखेंगे। हालांकि बीटा ऑक्सीडेशन ह्यूमन में भी होता है, मतलब एनिमल सेल में भी होता है। ठीक है, और बीटा ऑक्सीडेशन प्लांट सेल में भी होता है। फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन।
लेकिन फोटो रेस्पिरेशन जो है ना, फोटो रेस्पिरेशन वो सिर्फ और सिर्फ कहां पे होता है? फोटो रेस्पिरेशन सिर्फ कहां पे होता है? सिर्फ प्लांट में होता है। फोटो रेस्पिरेशन को कहते हैं ग्लाइकोलेट पाथवे। क्या कहते हैं? ग्लाइकोलेट पाथवे। ठीक है। उसके अलावा एनिमल में क्या, उसके अलावा एनिमल में ये हाइड्रोजन परऑक्साइड, क्या हाइड्रोजन परऑक्साइड के मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है। ठीक है, H2O2 मेटाबॉलिज्म से ये रिलेटेड है एनिमल सेल। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कुछ परऑक्सीजोम्स। परऑक्सीजोम्स में लिखेंगे इन्वॉल्व इन बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, इन्वॉल्व इन बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। सर बीटा ऑक्सीडेशन क्या है फैटी एसिड का, जब हम प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे वहां पे देखेंगे डिटेल में। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट में, प्लांट में परऑक्सीजोम में सिर्फ प्लांट का ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन होता है। क्या होता है? फोटो रेस्पिरेशन। वो भी C3 प्लांट में होता है फोटो रेस्पिरेशन। अब सर C3 क्या है, फोटो रेस्पिरेशन क्या है? ठीक है, तो ये जब हम प्लांट फिजियोलॉजी देखेंगे तो परऑक्सीजोम माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट कैसे आपस में एक दूसरे के साथ काम करता है, तो वहां पे हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम बता नहीं सकते, इसलिए थोड़ा सा वेट कर लीजिए। ठीक है, फोटो रेस्पिरेशन के लिए। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखेगा इन प्लांट परऑक्सीजोम कंसर्न विद, इन प्लांट परऑक्सीजोम कंसर्न विद, किससे कंसर्न है? कंसर्न विद फोटो रेस्पिरेशन। क्या? फोटो रेस्पिरेशन से ये कंसर्न है, फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन का दूसरा नाम होता है ग्लाइकोलेट पाथवे। क्या नाम होता है भाई? ग्लाइकोलेट पाथवे। तो यहाँ पे होता है ग्लाइकोलेट पाथवे फोटो रेस्पिरेशन। ठीक है, परऑक्सीजोम प्लांट में। नेक्स्ट पॉइंट में एनिमल सेल में ये H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड के मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेगा इन एनिमल सेल परऑक्सीजोम रिलेटेड विद, इन एनिमल सेल परऑक्सीजोम रिलेटेड विद, किससे रिलेटेड है? रिलेटेड विद H2O2 मेटाबॉलिज्म। क्या? H2O2 मेटाबॉलिज्म। ये H2O2 मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है। सर ये करता क्या है H2O2 मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड? तो परऑक्सीजोम में क्या होता है? H2O2 होता है और परऑक्सीजोम में H2O2 को ब्रेक किया जाता है H2O प्लस O2 में। क्यों भाई? H2O प्लस O2 में। ये होता है सिर्फ एनिमल सेल में, सिर्फ एनिमल सेल के परऑक्सीजोम में। देखो स्पेरोजोम है, ये सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट होता है। कहां प्रेजेंट होता है? सिर्फ प्लांट में। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि स्पेरोजोम प्लांट में प्रेजेंट होता है या एनिमल में या फिर दोनों में। ठीक है, आंसर चला जाता है सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट होता है। परऑक्सीजोम कहां प्रेजेंट होता है? प्लांट में या एनिमल में? तीसरा ऑप्शन जाएगा दोनों में, प्लांट में भी और एनिमल में भी ये प्रेजेंट होता है। एक तीसरा माइक्रोबॉडी है जिसको कहते हैं स्फेरोजोम। सॉरी, स्फेरोजोम हो गया, परऑक्सीजोम हो गया, तीसरा है ग्लाइऑक्सीजोम। क्या भाई? ग्लाइऑक्सीजोम। तो नेक्स्ट ग्लाइऑक्सीजोम हेडिंग दीजिएगा, ग्लाइऑक्सीजोम। क्या भाई? ग्लाइऑक्सीजोम। ये जो ग्लाइऑक्सीजोम है ना, वाई कर लो, है ना, ग्लाइऑक्सीजोम। ये ग्लाइऑक्सीजोम सिर्फ प्लांट में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? सिर्फ प्लांट में ही पाया जाता है। तो लिखेंगे प्रेजेंट ओनली इन प्लांट, प्रेजेंट ओनली इन प्लांट्स। ठीक है, तो ये प्लांट्स में पाया जाता है। कहां पे पाया जाता है भाई? प्लांट्स में पाया जाता है। जो ऑयल कंटेनिंग सीड होता है ना, क्या ऑयल कंटेनिंग सीड होता है, वहां पे मेनली ये पाया जाता है। उसके अलावा इसको ईस्ट में भी देखा गया है और गार्ड सेल में भी देखा गया है। गार्ड सेल प्लांट का जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना, लीफ में क्लोरोप्लास्ट होता है, सॉरी लीफ में जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं उसको कहते हैं गार्ड सेल। क्या कहते हैं? गार्ड सेल। जो स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग को गार्ड करता है,
जो स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग को गार्ड करता है उसको क्या कहते हैं भाई, गार्ड सेल कहते हैं। क्लियर, याद आया? तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखेगा अकर्स इन ऑयल कंटेनिंग सीड, अकर्स इन ऑयल कंटेनिंग सीड, occurs in oil containing seed, ईस्ट सेल। उसके अलावा ये प्रेजेंट होता है गार्ड सेल में। कहाँ प्रेजेंट होता है भाई, गार्ड सेल्स में ये प्रेजेंट होता है। ये जो ग्लाइऑक्सीजोम है ना, इसको माना जाता है ये हाईली स्पेशलाइज्ड परऑक्सीजोम है जो सिर्फ प्लांट में पाया जाता है। क्या, हाईली स्पेशलाइज्ड परऑक्सीजोम है जो सिर्फ प्लांट में पाया जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट में आप लिख सकते हैं ये क्या है, हाईली स्पेशलाइज्ड परऑक्सीजोम, हाईली स्पेशलाइज्ड परऑक्सीजोम। ये हाईली स्पेशलाइज्ड परऑक्सीजोम है। ये करता क्या है सर, हाईली स्पेशलाइज्ड परऑक्सीजोम या फिर ये ग्लाइऑक्सीजोम? तो इसका फंक्शन है ये फैट का जो जर्मिनेशन होने वाला रहता है ना सीड का, तो जो फैट स्टोर रहता है उसको कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करता है। किसमें कन्वर्ट करता है भाई, कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करवाता है। ठीक है, इसमें कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करवाता है। इसको कहते हैं, यहाँ पे जो साइकिल चलता है ग्लाइऑक्सीजोम में उसको कहते हैं ग्लाइकोलेट एसिड साइकिल। क्या कहते हैं, ग्लाइकोलेट एसिड साइकिल। तो यहाँ पे क्या कहते हैं भाई, ग्लाइकोलेट एसिड साइकिल। तो इतना नहीं याद रहे तो अभी कोई दिक्कत नहीं, बस आपको याद होना चाहिए कि ग्लाइऑक्सीजोम जो सिर्फ प्लांट में पाया जाता है और ये हाईली स्पेशलाइज्ड परऑक्सीजोम है। क्या है, हाईली स्पेशलाइज्ड परऑक्सीजोम है। तो ये था पूरा माइक्रो बॉडीज का कहानी। अब हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस। क्या पढ़ेंगे, न्यूक्लियस। तो नेक्स्ट हेडिंग देंगे हम न्यूक्लियस। चलिए भाई, तो न्यूक्लियस को सबसे पहले डिस्क्राइब किए थे रॉबर्ट ब्राउन ने। किन्होंने, रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले न्यूक्लियस को डिस्क्राइब किया था। कब किया था, 1831 में किया था। कब किया था, 1831 में किया था। जब हम न्यूक्लियस को देखेंगे तो न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स या सेलुलर कंपोनेंट बोल सकते हैं। ठीक है, क्या है, डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स या सेलुलर कंपोनेंट है, सेल का एक मेन कंपोनेंट है। इसको मास्टर ऑफ द सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, मास्टर ऑफ द सेल कहते हैं। क्यों कहते हैं मास्टर ऑफ द सेल, क्योंकि इसके पास होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन। क्या होता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जिसके पास सारा इंफॉर्मेशन होता है वो कंट्रोल करता है सेल को। क्या करता है, सेल को कंट्रोल करता है, इसलिए इसको मास्टर ऑफ द सेल कहते हैं। इसके पास होता है क्रोमैटिन नेटवर्क। क्या होता है, क्रोमैटिन नेटवर्क। जब हम सेल डिवीजन पढ़ेंगे तब आपको वहां पे डिटेल में समझाएंगे कि क्रोमैटिन नेटवर्क और क्रोमोसोम में क्या अंतर है, कैसे न्यूक्लियस में जो प्रेजेंट क्रोमैटिन है वो बदल जाता है और उसको हम कहते हैं क्रोमोसोम। क्या कहते हैं, क्रोमोसोम। बस अभी सिंपल सा मतलब समझो कि क्रोमैटिन नेटवर्क क्या है कि थ्रेड के रूप में, क्या, एक थ्रेड के रूप में न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहता है। मतलब एक उलझा हुआ थ्रेड के रूप में न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहता है। तो उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, उसको कहते हैं क्रोमैटिन नेटवर्क। क्या कहते हैं भाई, क्रोमैटिन नेटवर्क। जब सेल डिवीजन होता है तो इस क्रोमैटिन नेटवर्क का कंडेंसेशन होता है, इसका पैकेजिंग शुरू हो जाता है, तब इसको कहते हैं क्रोमोसोम। क्या कहते हैं, क्रोमोसोम। तो क्रोमैटिन ही है जो क्रोमोसोम में कन्वर्ट होगा। कब, जब क्रोमैटिन नेटवर्क का कंडेंसेशन होगा तब वो क्या बन जाएगा, क्रोमैटिन से वो बन जाएगा क्रोमोसोम। तो खैर बात अभी क्रोमोसोम का नहीं करेंगे, क्योंकि एक बात ध्यान रखना, जब सेल डिवीजन में जाता है, एक बार जब सेल डिवीजन में जाता है तभी क्रोमैटिन क्रोमोसोम में बनता है। बाकी अगर आप सिंपल सेल देख रहे हैं तो आपको क्रोमोसोम नहीं दिखाई देगा न्यूक्लियस में। क्या दिखाई देगा, क्रोमैटिन नेटवर्क दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, क्रोमैटिन नेटवर्क दिखाई देगा। क्लियर। तो ये सब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना चाहिए। चलिए, तो क्रोमैटिन नेटवर्क सबसे पहले जो देखने वाले साइंटिस्ट थे, डिस्क्राइब करने वाले साइंटिस्ट थे, वो थे फ्लेमिंग। कौन थे भाई, फ्लेमिंग थे। फ्लेमिंग ने सबसे पहले बेसिक डाई से, किससे, बेसिक डाई से क्रोमैटिन नेटवर्क को
स्टेन किया, उस बेसिक डाई का नाम था एसीटोकार्बाइन। क्या नाम था? एसीटोकार्बाइन। न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेनस प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर है, सॉरी डबल मेम्ब्रेनस बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स है, जिसके अंदर न्यूक्लियस का अपना प्रोटोप्लाज्म रहता है, न्यूक्लियस का अपना न्यूक्लियोप्लाज्म रहता है। क्या रहता है भाई? न्यूक्लियोप्लाज्म रहता है। क्योंकि इसके पास मैक्सिमम जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? कंट्रोल हाउस ऑफ द सेल। क्या कहते हैं? कंट्रोल हाउस ऑफ द सेल। क्यों? क्योंकि ये सेल के मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। क्या करता है? सेल के मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। इसके पास होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन। क्या होता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ये न्यूक्लियस जो है ना, न्यूक्लियस ये एब्सेंट होता है। कहां पे एब्सेंट होता है? तो ये न्यूक्लियस एब्सेंट होता है मैच्योर्ड मेमेलियन आरबीसी में। किसमें? मैच्योर्ड मेमेलियन आरबीसी में। ठीक है, किसी किसी ऑर्गेनिज्म में, अच्छा, और सीव ट्यूब में जो फ्लोएम होता है ना, फ्लोएम का होता है सीव ट्यूब। ठीक है, एक कंपोनेंट है, आपको पता होना चाहिए कि फ्लोएम के 4 कंपोनेंट होते हैं। तो न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, कहां पे एब्सेंट होता है? ये मैच्योर्ड मेमेलियन आरबीसी और सीव ट्यूब में एब्सेंट होता है। कहां पे? मैच्योर्ड मेमेलियन आरबीसी और मैच्योर सीव ट्यूब में एब्सेंट होता है। ये जो सीव ट्यूब है ना, सीव ट्यूब, ये फ्लोएम का एक कंपोनेंट है। क्या? फ्लोएम का एक कंपोनेंट है। फ्लोएम के मेनली 4 कंपोनेंट होते हैं: सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। क्या? फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। हम प्लांट एनाटॉमी पढ़ेंगे तो वहां पे इस चीज को डिटेल में और पढ़ेंगे। ठीक है, बस अभी आप सुन लीजिए कि न्यूक्लियस एब्सेंट होता है मैच्योर मेमेलियन आरबीसी में और सीव ट्यूब में। किसी किसी ऑर्गेनिज्म के पास तो 2 न्यूक्लियस होता है, उसको कहते हैं डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर या डाइकैरियोन, जैसे कि पैरामीशियम। किसमें? पैरामीशियम। ठीक है, तो चलो लिखते हैं न्यूक्लियस के बारे में कुछ। पहला पॉइंट लिखेगा, फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय, कौन डिस्क्राइब किया था इसको? रॉबर्ट ब्राउन। कब? 1831 में। देखना, फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, सबसे पहले इसको कौन डिस्क्राइब किया? रॉबर्ट ब्राउन डिस्क्राइब किया। कब डिस्क्राइब किया? तो 1831 में डिस्क्राइब किया। कब किया भाई? 1831 में डिस्क्राइब किया। अगर आप ये जो सेल है ना, सेल, ठीक है, और सेल के यहाँ पे सेंट्रल पोजीशन पे क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। तो अगर आप न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को देखिएगा तो न्यूक्लियस का ये इनर मेम्ब्रेन, आपको पता है ये डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स है या सेल कंपोनेंट है। ठीक है, तो ये इस तरह से न्यूक्लियस का जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वो क्या बना देता है? क्या बनाता है? क्या शुरू करता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो इनर मेम्ब्रेन होता है, ये बस इनर मेम्ब्रेन ही होता है। ये आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन फ्यूज कर जाते हैं। दिख रहा है आपको? आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, जहां पे फ्यूज कर जाते हैं, जिससे यहाँ पे एक स्पेस वाला 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस बचता है। उस स्पेस को कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। क्या कहते हैं भाई? पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। और किसी न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे क्या होता है? क्रोमैटिन नेटवर्क होता है। क्या होता है भाई? क्रोमैटिन नेटवर्क होता है। क्या होता है? ये सब क्या है? ये सब है क्रोमैटिन नेटवर्क। क्या है ये? क्रोमैटिन नेटवर्क है। और न्यूक्लियस के अंदर एक डेंसली स्टैंड ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर होता है, जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस कहते हैं। वेरी गुड। क्या कहते हैं भाई? न्यूक्लियोलस कहते हैं। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, ये क्या है? ये है न्यूक्लियोलस। है न्यूक्लियोलस है। खैर, देखते हैं हम सबका फंक्शन एक एक करके। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं क्रोमैटिन को। क्या है ये? क्रोमैटिन। देखने वाले साइंटिस्ट कौन है? सबसे पहले इसको बाई फ्लेमिंग। कौन? फ्लेमिंग। तो फ्लेमिंग ने डिस्क्राइब किया था कि इसको क्रोमैटिन को, किसको भाई? क्रोमैटिन को। और सबसे पहले क्रोमैटिन को आप डाई करके देख सकते हैं या स्टैनिंग करके देख सकते हैं। तो इसका स्टैनिंग किया था, स्टैनिंग विद, हाँ भाई, स्टैनिंग किससे कहते हैं? बेसिक डाई से। किससे कहते हैं भाई? बेसिक डाई, जिसका नाम क्या था? एसीटोकार्बाइन। क्या नाम था? एसीटोकार्बाइन। तो स्टैनिंग बाई बेसिक डाई
और उस बेसिक डाई को क्या कहते हैं, एसीटोकार्बाइन। क्या कहते हैं, एसीटोकार्बाइन। क्या कहते हैं, एसीटोकार्बाइन। क्लियर है। तो क्रोमैटिन फ्लेमिंग ने दिया था, ये इसको बेसिक डाई से स्टेन किया, और बेसिक डाई का नाम क्या है, एसीटोकार्बाइन। क्या है, एसीटोकार्बाइन। जो न्यूक्लियस है ये डबल मेम्ब्रेनस बाउंड प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी है। क्या है ये, डबल मेम्ब्रेनस न्यूक्लियस। क्या है भाई, लिखिएगा, डबल मेम्ब्रेनस बाउंड प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी है। क्या है, प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी, डबल मेम्ब्रेनस बाउंड प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी है। क्या है, प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी है। इसके पास क्या होता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, इट इनक्लोजेस जेनेटिक इंफॉर्मेशन। इट इनक्लोजेस जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ये क्या रखता है भाई अपने पास, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को रखता है। न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। क्या, न्यूक्लियस कुछ में एब्सेंट होता है, एक्सेप्शनली न्यूक्लियस जो है ना ये एब्सेंट होता है। कहां पे एब्सेंट वो देखने को मिलता है, एक तो मैच्योर मेमेलियन आरबीसी में देखने को मिलता है। क्या, मैच्योर मेमेलियन आरबीसी में देखने को मिलता है, और देखने को मिलता है सीव ट्यूब में। कहां पे भाई, सीव ट्यूब में भी न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। उसके अलावा डाइकैरियोन ऑर्गेनिज्म भी देखने को मिलता है। कहां पे, कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो डाइकैरियोन, इसके पास दो न्यूक्लियस है, वो है पैरामीशियन। क्या है, पैरामीशियन। तो कुछ डाइकैरियोन ऑर्गेनिज्म भी है जो देखने को मिलता है। कहां पे, पैरामीशियन में। पैरामीशियन में देखने को मिलता है। क्लियर। हाँ भाई, तो अब न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को डिटेल में देखते हैं। थोड़ा सा जूम करके, ये हो गया न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस का हम बना रहे हैं इनर मेम्ब्रेन, और ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन फ्यूज करता है, और देखो ना ये इनर मेम्ब्रेन और यहाँ पे ये है आउटर मेम्ब्रेन। ये आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन फ्यूज करता है और बनाता है न्यूक्लियर पोर। क्या बनाता है, न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर का क्या फंक्शन है, तो इस न्यूक्लियस के अंदर जो भी आरएनए का सिंथेसिस हो रहा है, जो भी राइबोसोम्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ये यहाँ से बाहर आता है। ठीक है, या प्रोटीन को अगर हमको भेजना है साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में, तो न्यूक्लियर पोर से होके मटेरियल अंदर और बाहर आते जाते हैं। ठीक है, ये हो गया इनर और ये हो गया आउटर। इनर और आउटर मेम्ब्रेन जहाँ पे फ्यूज करता है, क्या बनाता है, न्यूक्लियर पोर बनाता है। क्या बनाता है, न्यूक्लियर पोर बनाता है। आपको तो ये पता होगा कि ये आउटर मेम्ब्रेन, क्या न्यूक्लियस का आउटर मेम्ब्रेन, ये बाहर निकलता है और ये कंटिन्यू हो जाता है किसके साथ, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। ये सब क्या है, ये है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ध्यान है, क्या ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये वाला क्या है, ये है न्यूक्लियर पोर। क्या है, न्यूक्लियर पोर है। क्या है भाई, न्यूक्लियर पोर है। कैसे बनता है, फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ, बोलो ना, फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया। उसके अलावा ये आपको पता है ये क्या है, ये इनर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस का। ये बाहर वाले को क्या कहते हैं, आउटर मेम्ब्रेन। और इनर और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में ये क्या है, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। यहाँ पर देते हैं, क्या है ये है पेरी न्यूक्लियर स्पेस। क्या है, पेरी न्यूक्लियर स्पेस है। क्या है, पेरी न्यूक्लियर स्पेस है। क्लियर है। उसके बाद ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में क्या होता है, अंदर
क्या होता है, ये होता है क्रोमेटिन नेटवर्क। क्या होता है भाई, ये क्रोमेटिन नेटवर्क। कहीं कहीं क्रोमेटिन नेटवर्क बहुत उलझा होता है और कहीं कहीं क्रोमेटिन नेटवर्क क्या होता है भाई, थोड़ा कम उलझा हुआ होता है, कम बाइंडेड होता है। तो ये है क्रोमेटिन नेटवर्क। इसको कहते हैं क्रोमेटिन। ठीक है, इस क्रोमेटिन के पास होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन। क्या होता है भाई, जेनेटिक इंफॉर्मेशन। आप देखिएगा कि आने वाले समय में यही क्रोमेटिन कन्वर्ट होता है किसमें, क्रोमोसोम में। किसमें, क्रोमोसोम में। तो जब बनेगा क्रोमोसोम हम आपको दिखाएंगे। उसके अलावा इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डेंसली स्टैंड एक ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होता है जो मेम्ब्रेन लेस होता है, जिसको कहते हैं न्यूक्लियोलस। क्या कहते हैं भाई, न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोलस। क्या, न्यूक्लियस के अंदर होता है, क्या होता है, न्यूक्लियोलस होता है। यहाँ पे एक्टिवली राइबोसोम्स का फॉर्मेशन होता है। किसका, राइबोसोम्स का फॉर्मेशन होता है। और राइबोसोम यहीं से निकलता है और आगे जाके इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे चिपक जाएगा। किसके पास चिपकेगा, जिसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे राइबोफोरिन प्रोटीन होगा। क्या होगा, राइबोफोरिन प्रोटीन होगा। तो न्यूक्लियोलस ये है मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर। क्या है भाई, मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर। अगर आप देखिए, याद कीजिए, तो मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर अभी तक हम 3 पढ़ लिए। पहला तो तुम्हारा हो गया राइबोसोम्स, दूसरा सेंट्रियोल और तीसरा ये है जो कहते हैं न्यूक्लियोलस। क्या, न्यूक्लियोलस। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर भी हम 3 पढ़े सेल में। पहला क्लोरोप्लास्ट यानी प्लास्टिड्स, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया और तीसरा ये अपना न्यूक्लियस। क्लियर। तो इस तरह से कुछ आपको याद रखना आसान हो जाता है। तो ये है पूरा न्यूक्लियस का डायग्राम। क्लियर है। अब हम थोड़ा क्रोमेटिन पढ़ेंगे और डिटेल में। क्या, क्रोमेटिन। तो हेडिंग देंगे क्रोमेटिन। तो हम पढ़ेंगे क्रोमेटिन। क्या पढ़ेंगे भाई, क्रोमेटिन। ये जो क्रोमेटिन है वो बना होता है डीएनए, आरएनए, हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन का। क्या, हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन का। डीएनए का अगर हम परसेंटेज देखते हैं क्रोमेटिन में तो 31% होता है। कितना होता है, 31%। आरएनए का परसेंटेज क्रोमेटिन में होता है 2 to 5%। कितना, 2 to 5%। हिस्टोन प्रोटीन का परसेंटेज होता है 36%। कितना, 36%। और नॉन हिस्टोन प्रोटीन का परसेंटेज होता है 28%। तो क्रोमेटिन किससे मिलकर बना होता है, ये बना होता है डीएनए से मिलकर। किससे, डीएनए इसके पास होता है। और क्या होता है, आरएनए होता है। और क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन होता है। और इसके पास होता है नॉन हिस्टोन प्रोटीन। क्या, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। ये जो डीएनए होता है ना इसके पास, किसके पास, क्रोमेटिन के पास, ये होता है 31%। कितना होता है, 31% होता है डीएनए। आरएनए कितना होता है, तो 2 to 5% होता है आरएनए। हिस्टोन प्रोटीन कितना होता है, हिस्टोन प्रोटीन होता है 36%। कितना होता है, 36%। ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन को कहते हैं बेसिक प्रोटीन। क्या कहते हैं, बेसिक प्रोटीन भी कहते हैं। और बेसिक प्रोटीन का जो नंबर होता है ये कितना होता है, ये होता है 36%। कितना होता है, 36%। और नॉन हिस्टोन प्रोटीन का मतलब होता है एसिडिक प्रोटीन। क्या, एसिडिक प्रोटीन। और एसिडिक प्रोटीन का परसेंटेज कितना होता है इसके पास, बोलो ना, कितना होता है, 28% होता है। कितना होता है, 28% होता है। कितना, 28%। तो ये है कंपोजिशन क्रोमेटिन का, जिसमें डीएनए 31%, आरएनए 2 to 5%, हिस्टोन प्रोटीन 36% और नॉन हिस्टोन प्रोटीन 28% होता है। क्या, नॉन हिस्टोन प्रोटीन 28% होता है। अगर आप देखिएगा तो जो हिस्टोन है ना, हिस्टोन, ये 20 to 30% हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन मतलब बेसिक प्रोटीन, हिस्टोन मतलब बेसिक प्रोटीन। तो 20 to 30% जो हिस्टोन प्रोटीन है वो लाइसिन और आर्जिनिन का बना होता है। किसका बना होता है, लाइसिन और आर्जिनिन का बना होता है। ये लाइसिन और आर्जिनिन क्या है, आपको पता है कि प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है, बहुत सारे एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, बहुत सारे एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। तो लाइसिन और आर्जिनिन जो है ना वो क्या है, बेसिक एमिनो एसिड है। क्या भाई, बेसिक एमिनो एसिड है।
तो हिस्टोन प्रोटीन जो बेसिक होता है, क्या बेसिक होता है, वो किसके कारण होता है? बेसिक एमिनो एसिड के कारण होता है। किसके कारण होता है? बेसिक एमिनो एसिड के कारण होता है। और लाइसिन और आर्जिनिन, क्या लाइसिन और आर्जिनिन 20 to 30% ऑफ लाइसिन और आर्जिनिन मिलकर बनाते हैं हिस्टोन प्रोटीन को। क्या हिस्टोन प्रोटीन को, मतलब हिस्टोन प्रोटीन का 20 to 30% किसका बना होता है? लाइसिन और आर्जिनिन का बना होता है। और लाइसिन और आर्जिनिन के बेसिस पे, किसके बेसिस पे? लाइसिन और आर्जिनिन के बेसिस पे पूरे हिस्टोन प्रोटीन को हम पार्ट 5 टाइप्स में डिवाइड किए हैं। कितने? 5 टाइप्स में डिवाइड किए हैं। जैसे पहला हो गया H1, दूसरा हो गया H2A, तीसरा हो गया H2B, चौथा हो गया H3 और पांचवा हो गया H4। ठीक है, तो 5 टाइप्स के एमिनो एसिड होते हैं, सॉरी 5 टाइप्स के हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। क्या 5 टाइप्स के हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। और ये हिस्टोन प्रोटीन जो 5 टाइप्स के हैं, ये किस बेसिस पे हैं? ये हिस्टोन प्रोटीन में कितना लाइसिन और कितना आर्जिनिन है उसके बेसिस पे है। तो नेक्स्ट आप हेडिंग बनाइएगा, अब यहां पे लिखेंगे 20 to 30% 20 to 30% part of histone protein is made up of lysine and arginine। क्या लाइसिन है, आर्जिनिन। 20 to 30% हिस्टोन प्रोटीन का पार्ट किसका बना होता है? लाइसिन और आर्जिनिन एमिनो एसिड का बना होता है। पता है ना, लाइसिन और आर्जिनिन क्या है? एमिनो एसिड है। क्या है? एमिनो एसिड है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेगा ऑन द बेसिस ऑफ relative amount of lysine and arginine, on the basis of relative amount of lysine and arginine, 5 types of amino acid, sorry 5 types of हिस्टोन प्रोटीन। कितने तरह के हिस्टोन प्रोटीन होते हैं? 5 टाइप्स के हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। मतलब लाइसिन और आर्जिनिन के कंपोजिशन के बेसिस पे, परसेंटेज के बेसिस पे 5 टाइप्स के हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। जैसे कौन कौन से? तो ये होता है H1 हिस्टोन प्रोटीन। क्या होता है? H1 हिस्टोन प्रोटीन। उसके अलावा H2A, H2B, उसके अलावा H3 एंड H4। देखना H5 नहीं है, ठीक है। H1, H2A, H2B, H3 एंड H4, ये 5 टाइप्स के 5 टाइप्स के हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। क्या हिस्टोन प्रोटीन होते हैं? मन में आ रहा होगा सर हिस्टोन प्रोटीन पढ़ा क्यों है क्रोमेटिन में, इसका काम क्या है? देखो हिस्टोन प्रोटीन होता है, क्या होता है? बेसिक होता है। क्या होता है? बेसिक होता है। और जो डीएनए होता है ना, डीएनए क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है? डीएनए होता है। क्रोमेटिन के पास भी क्या होता है? अल्टीमेटली डीएनए होता है, नाइट्रोजनस बेस। तो सॉरी जो डीएनए होता है ना, डीएनए वो एसिडिक होता है। तो बेसिक प्रोटीन पे, क्या बेसिक प्रोटीन पे डीएनए का बाइंडिंग हो जाता है, यानी एसिडिक मटेरियल का बाइंडिंग हो जाता है, इसलिए हिस्टोन प्रोटीन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या हिस्टोन प्रोटीन इंपॉर्टेंट है। तो 5 टाइप्स के हिस्टोन प्रोटीन होते हैं आपको याद रखना है लाइसिन और आर्जिनिन के बेसिस पे, केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे। H1, H2A, H2B, H3 और H4। क्या H1, H2A, H2B, H3 और H4। अब देखो कौन सा एमिनो एसिड में क्या अधिक है और क्या कम है ये देखते हैं। तो 2 कॉलम बनाएंगे, इधर का कॉलम रहेगा एमिनो एसिड वाला और इधर का कॉलम रहेगा हिस्टोन प्रोटीन वाला, हिस्टोन प्रोटीन का एग्जांपल। अब जैसे हम बोले लाइसिन रिच हिस्टोन प्रोटीन, क्या लाइसिन रिच हिस्टोन प्रोटीन, लाइसिन रिच हिस्टोन प्रोटीन। तो लाइसिन रिच हिस्टोन प्रोटीन कौन है? आंसर चला जाएगा H1। कौन है भाई? H1 है।
स्लाइटली लाइसिन रिच, क्या स्लाइटली लाइसिन रिच कौन है? स्लाइटली लाइसिन रिच कौन है? H2A H2B कौन है भाई? H2A और H2B है। उसके अलावा आर्जिनिन रिच, क्या आर्जिनिन रिच हिस्टोन प्रोटीन कौन है? आर्जिनिन रिच हिस्टोन प्रोटीन कौन है? तो दो बच गया, H3 एंड H4। ये क्या होते हैं? आर्जिनिन रिच हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। क्या क्लियर है? चलिए, उसके बाद हम अब क्रोमेटिन को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला होता है यूक्रोमेटिन और दूसरा होता है हेटेरोक्रोमेटिन। क्या यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन? एक बार सुन लीजिए क्या होता है यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन, उसके बाद अभी लिखते हैं। यूक्रोमेटिन जो होता है वो लाइटली स्टैंड होता है, मतलब आप उसका अगर स्टैनिंग करेंगे तो वो लाइट कलर का आएगा, जबकि हेटेरोक्रोमेटिन डार्क स्टैंड होता है और थिक होता है। जो क्रोमेटिन होता है ना न्यूक्लियस में, उसका जो कंडेंस्ड पार्ट होता है, कहीं पे खूब उलझा हुआ क्रोमेटिन होता है जिसका अनबाइंडिंग पॉसिबल नहीं है, उसको कहते हैं हेटेरोक्रोमेटिन। और जो सुलझ जाता है, मतलब जिसका अनबाइंडिंग इजिली पॉसिबल है, उसको कहते हैं यूक्रोमेटिन। क्या कहते हैं? यूक्रोमेटिन। देखो यूक्रोमेटिन क्या है? जिसका अनबाइंडिंग इजिली हो जाता है। तो जब जो फंक्शनल क्रोमेटिन होता है ना, क्या फंक्शनल क्रोमेटिन होता है, उसको कहते हैं यूक्रोमेटिन। क्यों? क्योंकि जब क्रोमेटिन का अनबाइंडिंग होगा तब तो वो फंक्शन करेगा, तब तो उसमें ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा, जेनेटिकली एक्टिव होगा। क्लियर? लेकिन जो हेटेरोक्रोमेटिन होते हैं, इसका बाइंडिंग पॉसिबल, इसका अनबाइंडिंग पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये जेनेटिकली लेस एक्टिव होते हैं। क्या जेनेटिकली लेस एक्टिव होते हैं, जनरली लेस फंक्शनल होते हैं। क्या होते हैं? जनरली लेस फंक्शनल होते हैं। ये ट्रांसक्रिप्शन और जेनेटिक एक्सप्रेशन ये नहीं कर सकते हैं। कौन? हेटेरोक्रोमेटिन। मतलब आप समझ रहे हैं, हेटेरोक्रोमेटिन नॉन फंक्शनल है, जबकि यूक्रोमेटिन फंक्शनल होता है। यूक्रोमेटिन में रेप्लिकेशन इजीली हो जाता है एस फेज में, जब सेल सेल डिवीजन में जाता है तब, यानी एस फेज में, जबकि यहाँ पे रेप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। जो हेटेरोक्रोमेटिन है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास रहता है, जबकि यूक्रोमेटिन न्यूक्लियस के सेंटर पे रहता है। कहां पे रहता है? सेंटर पे रहता है। तो नेक्स्ट हेडिंग में क्रोमेटिन को दो पार्ट में पढ़ेंगे। हाँ भाई, देखना ध्यान से बात को। तो ये है क्रोमेटिन। सबसे पहले तुम्हें बताते हैं, एक रफ आइडिया देते हैं। ये क्या? क्रोमेटिन न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। जब सेल सेल डिवीजन में एंट्री करता है ना, तो ये क्रोमेटिन कन्वर्ट हो जाता है किसमें? इस तरह से क्रोमोसोम में। किसमें भाई? क्रोमोसोम में। किसमें? क्रोमोसोम में। जब क्रोमोसोम में का रेप्लिकेशन होता है ना डीएनए का, तो उसको हम ऐसे पढ़ते हैं, ये रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम है, डीएनए रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम। तो ये क्रोमोसोम इस तरह से बन जाता है। अगर आप इस क्रोमोसोम को देखेगा तो इस क्रोमोसोम के अंदर होता है डीएनए। क्या होता है? डीएनए। ये जेनेटिक मटेरियल, ये डीएनए प्रेजेंट होता है। क्या? डीएनए प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम के अंदर। इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है। तो अभी हम जब सेल को देख रहे हैं तो क्या है? क्रोमेटिन। क्या भाई? क्रोमेटिन। जब सेल सेल डिवीजन में जाएगा तो क्या करेगा? डीएनए को बनाएगा। क्या बनाएगा? सॉरी, जब सेल सेल डिवीजन में जाएगा तो क्या बनाएगा? क्रोमोसोम को बनाएगा। क्या बनाएगा? क्रोमोसोम को बनाएगा। जब सेल एक्सप्रेशन होता है, सेलुलर एक्सप्रेशन होता है, तो डीएनए बनता है। क्या बनता है भाई? डीएनए। ठीक है? डीएनए से बनता है आरएनए। क्या बनता है? आरएनए। और आरएनए से बनता है प्रोटीन। क्या बनता है? प्रोटीन। तो डीएनए से आरएनए के बनने के प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से जो प्रोटीन बनता है इसको कहते हैं ट्रांसलेशन। क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। अब देखिए, जो क्रोमेटिन, जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जो क्रोमेटिन इजिली अनबाइंडिंग हो जाएगा, क्या एक्सप्रेशन, यानी डीएनए तो क्रोमेटिन के पास भी है, डीएनए क्रोमेटिन के पास है, तो जो अनबाइंडिंग हो जाएगा उसी का ना डीएनए कन्वर्ट हुआ किसमें? आरएनए में। और जब आरएनए बनेगा तब तो बनेगा प्रोटीन। क्या? जब आरएनए बनेगा तब बनेगा प्रोटीन। तो ये कहानी चलता है। लेकिन न्यूक्लियस के पास कुछ ऐसे भी क्रोमेटिन है जो एकदम उलझे हुए रहते हैं, जिसका अनबाइंडिंग पॉसिबल नहीं है। अब देखो, जैसे कि ये क्रोमेटिन है,
तो वो क्रोमैटिन जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास है, क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास है, ये एकदम उलझा हुआ है और जो सेंटर में ये थोड़ा सा सुलझा हुआ है, ठीक है। यानी इसका अनवाइंडिंग पॉसिबल, इसका अनवाइंडिंग पॉसिबल नहीं। जब स्टैंड करेंगे तो ये डार्क स्टैंड लेगा, कलर करेंगे तो ये डार्क कलर का आएगा, जबकि बीच वाला जो है ना ये लाइट कलर का आएगा, क्या ये लाइट कलर होगा, यानी ये हल्का होगा, क्लियर। लाइटली स्टैंडिंग होगा और ये डार्कली स्टैंडिंग होगा। इसका आसानी से अनवाइंडिंग पॉसिबल नहीं है, तो ये हो जाएगा नॉन फंक्शनल। क्या हो जाएगा? नॉन फंक्शनल, या फिर ये हो जाएगा लेस एक्टिव। क्या हो जाएगा भाई? लेस एक्टिव। और ये वाला जो है ना ये एक्टिव हो जाएगा या हाईली एक्टिव हो जाता है, ठीक है। ये एक्टिव रहता है, क्यों? क्योंकि भाई इससे आसानी से हम डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन बना सकते हैं और आसानी से एक्सप्रेशन हो सकता है। लेकिन जो हेटेरोक्रोमैटिन होता है ये आसानी से अनबाइंडिंग नहीं होगा, इससे एक्सप्रेशन नहीं होगा। तो हेटेरोक्रोमैटिन नॉन फंक्शनल क्रोमैटिन है या लेस एक्टिव क्रोमैटिन है, जबकि यूक्रोमैटिन फंक्शनल क्रोमैटिन है या एक्टिव क्रोमैटिन है। क्लियर है? यहां तक हेडिंग दीजिएगा क्रोमैटिन। क्रोमैटिन और ये हो गया यूक्रोमैटिन, और इधर लिख देना हेटेरोक्रोमैटिन। यूक्रोमैटिन और हेटेरोक्रोमैटिन। यूक्रोमैटिन में लिखिएगा लाइटली स्टैंड, क्या लाइटली स्टैंड। दूसरा लिखिएगा ट्रांसक्रिप्शनली और जेनेटिकली मोर एक्टिव, ट्रांसक्रिप्शनली और जेनेटिकली मोर एक्टिव। यहां पे लिखिएगा डार्क स्टैंड, क्या होता है ये होता है डार्कली स्टैंड, थिक एंड कंडेंस्ड पार्ट ऑफ, थिक एंड कंडेंस्ड पार्ट ऑफ, बोलो ना, डार्क स्टैंड, थिक एंड कंडेंस्ड पार्ट ऑफ क्रोमैटिन। जो कंडेंस्ड पार्ट होता है ना उसको कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में ये लेस एक्टिव होता है। क्या होता है? जनरली लेस एक्टिव। क्या ये लेस एक्टिव होता है? और जब लेस एक्टिव होगा तो एक्सप्रेशन भी नहीं करेगा। नेक्स्ट पॉइंट में ट्रांसक्रिप्शनली यानी डीएनए से आरएनए इसमें इजीली बन जाता है और ये प्रोटीन को भी ये इजीली बनाता है, ठीक है। तो जेनेटिकली ये मोर एक्टिव होता है। ये मोर एक्टिव क्यों होता है? क्योंकि इसके पास हिस्टोन कम होता है, लेस हिस्टोन। अभी आपको बताया है कि जो एसिडिक डीएनए होता है ये बेसिक प्रोटीन पे बाइंडिंग करता है, ठीक है। तो जो एसिडिक मटेरियल है, एसिडिक डीएनए है, वो बेसिक हिस्टोन पे ज्यादा अगर बाइंडिंग कर जाएगा तो इसको खोलना इजीली पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो हेटेरोक्रोमैटिन में जो अमाउंट होता है हिस्टोन का वो अधिक होता है, तो यह लिखेंगे मोर हिस्टोन। अधिक हिस्टोन के कारण बाइंडिंग बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसका अनबाइंडिंग पॉसिबल नहीं हो पाता है। नेक्स्ट पॉइंट में ये रेप्लिकेट कर जाता है अर्लीएस्ट फेज में, रेप्लिकेट इन अर्लीएस्ट में, रेप्लिकेट इन अर्लीएस्ट फेज। ये अर्लीएस्ट फेज में रेप्लिकेट कर जाता है। क्या अर्लीएस्ट फेज में रेप्लिकेट कर जाता है? मतलब कहने का मतलब है कि जेनेटिक मटेरियल का रेप्लिकेशन हो जाता है, सेल डिवीजन होता है। क्या होता है जब सेल डिवीजन होता है? हम डिटेल में जब सेल डिवीजन पढ़ने वाले हैं 1-2 दिन में, ठीक है, तो वहां पे समझ में आएगा कि भाई इस फेज में रेप्लिकेशन क्यों होता है। समझ में आया? कैसे होता है रेप्लिकेशन पढ़ेंगे 12th क्लास में, लेकिन 11th में भी सेल डिवीजन में समझ जाएंगे कि रेप्लिकेशन क्यों होता है। क्लियर? आप बस ध्यान रखिए कि रेप्लिकेशन होता है जेनेटिक मटेरियल का अर्ली एस फेज में, तो यूक्रोमैटिन का रेप्लिकेशन हो जाता है, जबकि इसका रेप्लिकेशन नहीं होता है हेटेरोक्रोमैटिन वाले का।
ये जो है ना, ये सेंटर ऑफ न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? सेंटर ऑफ न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। जबकि ये बोलो ना, नियर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? नियर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास रहता है। क्लियर है? तो ये है पूरा क्रोमैटिन के बारे में। ठीक है, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे क्रोमोसोम। क्या पढ़ेंगे भाई? क्रोमोसोम और कुछ न्यूक्लियस का इंट्रोडक्शन देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, तो आप एनसीईआरटी पढ़ते रहिए। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आप उसको बनाइए क्रोमैटिन से। यहाँ तक आप पूरा बना सकते हैं। कोई भी डाउट होगा तो आप जरूर पूछिए। थैंक यू।